I'd like to invite the Ayurveda expert, an MD in allopathy, but she also practices Ayurveda across the world. And लोगों को आयुर्वेद का पावर पोटेंशियल बताती हैं. लेट्स वेलकम डॉक्टर सुमिता प्रजापति ऑल द वे फ्रॉम बॉस्टन. वेलकम. Thank you so much, Sten sir. थैंक यू, थैंक यू. ओवर टू I'm यू. so happy to see you all. श्योर. So, we on while we are celebrating the success of our students of 17th बैच के स्टूडेंट्स हैं, आयुर्वेदा बहुत ज्यादा ग्लोबली अभी रिकॉग्नाइज हो रहा है. इनफैक्ट आयुर्वेदा के बारे में पाश्चात्य देश भी हमको कभी कभी बताते हैं, बट देन आपने झंडा उठा लिया है कि आयुर्वेदा का पावर पोटेंशियल को पूरे दुनिया में फैलाएंगे. तो व्हाट्स योर थॉट अबाउट जेनेटिक्स, जो प्रकृति है, वाता पित्त कफा जो है, उसके बारे में कोरिलेशन क्या है? व्हाट इज आयुर्जेनोमिक्स? श्योर. एक तो सबसे पहले मैं खुद के बारे में बताऊंगी. बिलीव इट और नॉट, 26 years ऑफ मेरी प्रैक्टिस में आई हैव सीन मोर देन 300,000 क्लाइंट्स फ्रॉम 50 different countries, and all came to me only because of Ayurveda. So Ayurveda is a science which is 5,000 years old. ये आजकल का साइंस नहीं है, जैसे कि 100 साल या 200 साल से वेस्टर्न मेडिकेशन और होम्योपैथिक ये सब आ रहा है. बट आयुर्वेद जो है वो ब्रह्मा जी के मुख से निकला हुआ साइंस है. और ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना करने के पहले ही आयुर्वेद की उत्पत्ति कर दी थी. जैसे कि आपने बाइबल वगैरह में भी पढ़ा होगा कि ये वर्ल्ड बनाने के पहले प्लांट्स वेर क्रिएटेड. The plants were the first to be created. Plants के बाद में animals and then birds were created. But plants were created for goodness of the living beings. क्योंकि ब्रह्मा जी ने सोचा कि अगर मैं इतनी सुंदर सृष्टि बनाऊंगा और बाद में लोग बीमार होने लगेंगे तो क्या होगा. तो उनका हेल्थ की रक्षा करने के लिए सृष्टि बनाने के पहले ही आयुर्वेद की उत्पत्ति हो गई थी. तो आयुर्वेद ये जो साइंस है, इसमें कोई भी प्रकार की टेस्टिमोनियल की जरूरत नहीं है या रिसर्च की जरूरत नहीं है. इसमें जो भी चीजें लिखी हुई है वो ऑलरेडी रिसर्च है 5,000 साल से, और ऑलरेडी ट्राइड एंड टेस्टेड ऑन मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ living beings. I'm saying living beings, not only on the human beings but on the living beings. Like in my practice of 26 years, I've seen so many animals and plants who have been helped with the help of Ayurveda, जिनको के आर्थराइटिस का प्रॉब्लम था, एक्जिमा का प्रॉब्लम था, एलर्जीज का प्रॉब्लम था, उनको आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स देने के बाद में उनकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गए हैं. जैसे कि एटलांटा में मेरे पास हॉर्सेस आते हैं दवाई लेने के लिए. फिर इंडिया में, यूएस में, सब जगह कैट्स और डॉग्स लोग लेके आते हैं जिनको अलग अलग प्रकार की प्रॉब्लम्स है. फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक जन आए थे जो उनके डॉग को लेकर आए थे. उनके पास दो डॉग थे, एक का नाम था शक्ति और एक का नाम था शांति. तो जब मैंने उनकी खुद की पल्स देखी तो उनकी पल्स में मुझे बहुत ज्यादा स्ट्रेस नजर में आया, उनका वात बहुत बड़ा हुआ था. तो मैंने उनको पूछा, लास्ट टाइम 6 महीने पहले मैंने आपको जब एटलांटा में देखा था तब तो आप नॉर्मल थे, अब आपको अचानक क्या हो गया, आपकी पल्स क्यों इतनी अलग आ रही है, आपको किस बात का इतना स्ट्रेस है, आपका बीपी भी बढ़ते जा रहा है. तो उसने मुझे बोला कि मेरा जो डॉग है शांति, उसको वो लोग दे आर गोइंग टू पुट हिम इन स्लीप. तो मुझे उस समय पुट हिम इन स्लीप का मीनिंग नहीं पता था. तो मैंने बोला क्या उसको नींद नहीं आती है? तो उन्होंने बोला नहीं नहीं, उसको नींद आती है, बट उसको ऐसी दवाई देंगे जिससे उसकी आयुष्य खत्म हो जाएगा. और वो मेरा बहुत फेवरेट डॉग है, उसके बगैर मैं नहीं रह सकती हूँ. तो मैंने पूछा क्यों, पर ऐसा क्यों कर रहे हो? तो उन्होंने बोला उसको आर्थराइटिस हो गया है. तो मैंने उसको बोला आप अपने डॉग को लेके आओ, हम देखेंगे. जब मैंने उसका पल्स देखा तो उसमें वात बहुत बड़ा हुआ था. जब मैंने उसको वात के लिए अलग अलग मेरी खुद की सप्लीमेंट्स है जो आर्थराइटिस को कंट्रोल में लाती है वो देना शुरू किया. 6 महीने के बाद वापस नेक्स्ट विजिट में मैं जब एटलांटा गई और उनको देखा तो उनकी खुद की पल्स तो अच्छी हो गई थी, उनका स्ट्रेस वगैरह सब चला गया था. और मैंने जब उनके डॉग के बारे में पूछा तो वो बोले माय डॉग इज परफेक्टली ऑल राइट एंड द डॉग इज रनिंग नाउ. So this is what Ayurveda says. Ayurveda says it is for all living beings. Like बहुत लोग मेरे पास आते हैं जिनके प्लांट्स बराबर ग्रो नहीं होते. आप देखेंगे मेरे पीछे मैंने तुलसी का प्लांट लगा हुआ है.
यहाँ पे -डिग्री है, घुटने तक बर्फ गिरा हुआ है बाहर। फिर भी मेरे घर में तुलसी के प्लांट्स बहुत अच्छे से सर्वाइव होते हैं। -10, -20, -30 डिग्री भी बाहर होती है, तो भी मेरे तुलसी के प्लांट बहुत अच्छे से घर में रहते हैं, क्योंकि मैं इसमें आयुर्वेदिक प्लांट एक्सट्रैक्ट्स डालती हूँ। तो ऐसे मेरे कुछ पेशेंट के एग्जाम्पल है, जिन्होंने अपने घर पर बचे हुए जो मेरी दवाइयाँ थी, उनका पाउडर करके अपने प्लांट्स में डाला, और उनके जो रोज़ यानी गुलाब के मरे हुए प्लांट या कोई भी जो प्लांट थे जो ग्रो नहीं हो रहे थे, उनमें वो दवाइयाँ डाली, और उनके अंदर बहुत बड़े-बड़े फ्लावर्स और बहुत अच्छे से वो पनपने लगे, उनके फूल और जो भी फल थे वो। तो इसलिए मैं कहती हूँ, आयुर्वेदा इज नॉट ओनली फॉर ह्यूमन बीइंग्स, इट इज ऑल्सो फॉर एनी लिविंग बीइंग्स। तो कोई भी लिविंग बीइंग के लिए आप उसका यूज कर सकते हैं। और आयुर्वेद जो है वो 5 महाभूतों के ऊपर मानता है: पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश। हम मानते हैं यत पिंडे तद ब्रह्मांडे, यानी जो भी ब्रह्मांड में या यूनिवर्स में है, वो सब कुछ हमारे अंदर है। यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पांचों महाभूतों को अगर आप बैलेंस में रखेंगे, तो आपको कोई भी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। और आप आयुर्वेद के अनुसार कलयुग में हमारा जो आयुष्य है वो शतायु, यानी 100 साल का हेल्दी आयुष्य होना चाहिए। तो आप शतायु तक जी सकते हैं, अगर आप अपने वात, पित्त और कफ, इन तीनों दोषों को यानी कि पांचों महाभूतों को बैलेंस में रखेंगे तो। तो अब आप पूछेंगे कि ये पाँचों को बैलेंस में कैसे रखा जाएगा? तो आयुर्वेद में कोई भी प्रॉब्लम के सिर्फ 6 मंत्र बताए गए हैं। हेल्दी डाइट, यानी कि आपका डाइट एकदम परफेक्ट होना चाहिए, आपकी लाइफ़स्टाइल बराबर होनी चाहिए। तो आप अगर मेरे वीडियोज़ यूट्यूब पे देखेंगे, तो मैंने दिनचर्या और ऋतुचर्या के बारे में बताया है। आयुर्वेद कहता है आप सुबह जब उठते हैं तब से सोने तक की आपकी जो रेजिम होती है वो परफेक्ट होनी चाहिए। ब्राह्म मुहूर्ते उत्तिष्ठे, जीर्णाजीर्णम निरूपयन, यानी सूर्य उदय होने के अराउंड 1.5 घंटे पहले आपको उठ जाना चाहिए। और उठने के पहले हमें देखना है कि आपका अगले दिन का खाया हुआ खाना पचा है कि नहीं। जीर्णाजीर्णम निरूपयन, अगर आपका आगे के दिन का खाना पच गया है, तो आप ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाइए, उठ के थोड़ा गर्म पानी पी लीजिए, और आपकी सारी जो डेली रूटीन है उसको कंप्लीट करिए। व्यायाम करिए। व्यायाम भी आयुर्वेद में कहा गया है कि आपकी शक्ति के अनुसार आप करिए। जैसे कि आप आजकल देख रहे हैं, लोग एक्सेस व्यायाम करते हैं, और जिम करते-करते ही उनको हार्ट अटैक आ जाता है। तो आयुर्वेद में प्रकृति के अनुसार व्यायाम बताया है। वात प्रकृति वाले को कम व्यायाम करना चाहिए, पित्त वाले को मीडियम में व्यायाम करना चाहिए, और कफ वाले को अच्छी तरह से व्यायाम करना चाहिए। और व्यायाम भी कितना करना चाहिए? जब तक आपकी बॉडी में से पसीना आने लगे, तब तक आपको व्यायाम करना चाहिए, ऐसा आयुर्वेद में बताया है। तो आप अच्छे से अपनी प्रकृति को देखकर और ऋतु को देखकर, आपको यूट्यूब पे मेरे चैनल पे मिल जाएँगी ऋतुचर्या, यानी वसंत, शिशिर, ग्रीष्म, ये सब जो अलग-अलग 6 ऋतु आयुर्वेद में बताई है, ये 6 ऋतु में हमारे शरीर की अग्नि, हमारा बल, ये सब अलग-अलग होता है। यानी कि आदान काल और विसर्ग काल, ऐसे 2 प्रकार होते हैं। एक ऐसा सेट होता है जिसमें कि हमारे शरीर का डाइजेस्टिव फायर बहुत ही अच्छा होता है, और हमारा शरीर बहुत शक्ति को अक्यूमुलेट करने के लायक होता है। और दूसरा काल ऐसा होता है जिसमें हमारा जो मेटाबॉलिज़्म है वो बहुत स्लो होता है, और हमारी शक्ति कम-कम होते जाती है। तो वैसे काल में जब हम शक्ति एक्यूमुलेट करते हैं आदान काल में, तब हमें ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी और न्यूट्रिशियस फूड फूड का सेवन करना चाहिए। जैसे कि गाय का घी है, दूध है, अगर आपको डायबिटीज़ नहीं है तो आप चावल का प्रयोग करिए, फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स का यूज़ करिए, तो आप अपने शरीर के अंदर शक्ति संग्रहित कर पाएँगे, आप अपना इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग कर पाएँगे। और जो विसर्ग काल होता है, जो गर्मी का समय होता है 3-6 महीना, वो 6 महीने में हम हमारे शरीर की शक्ति को लूज़ करते हैं। तो उस समय में आपको कम व्यायाम करना चाहिए, कम खाना खाना चाहिए, खाने में पचने में हल्की चीज़ें जैसे कि मूँग, खिचड़ी, ये सब प्रकार के खाने आपको खाना चाहिए। तो ये सब कुछ डिटेल में आयुर्वेद में डाइट बताया है। तो आप डाइट फ़ॉलो करिए, लाइफ़स्टाइल फ़ॉलो करिए। देन कुछ आयुर्वेदिक हर्बल रेमेडीज़ होती है, जैसे मेरे खुद के सप्लीमेंट्स हैं, आयुर्जा, इम्यूजन, ये सब मेटाबॉलिज़्म के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए बहुत ही अच्छे हैं, जिसको मैंने आज हज़ारों लोगों के ऊपर ऑल ओवर वर्ल्ड ट्राई किया है। सबको दिया है, छोटे 1 दिन के बच्चे से लेके 120 साल के बूढ़े तक मेरी दवाई
पूरी दुनिया में अलग-अलग प्रदेशों में लोग ले चुके हैं। और आपको बिलीव नहीं होगा, सबसे डिफिकल्ट केसेस जैसे आर्थराइटिस है, इनफर्टिलिटी है, जिसमें बहुत सारे आईवीएफ, आईयूआई फेल हो चुके हैं, उसमें लोगों को बच्चे होते हैं। डायबिटीज जिसमें लोग इंसुलिन ले रहे हैं, वो धीरे-धीरे कम हो जाता है। ब्लड प्रेशर के केसेस, एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, ऐसे बहुत सारे केसेस में बहुत अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो इस प्रकार की आयुर्वेदिक वनस्पतियों से बनी हुई सप्लीमेंट्स का आप यूज़ कर सकते हैं। फिर कुछ मर्म पॉइंट्स होते हैं, 108 एनर्जी पॉइंट्स आयुर्वेद में बताए। अगर प्रॉपरली आप इनका यूज़ करें, तो इवन ऐसा कहा गया है कि आप अपने आप को सुपर कॉन्शियस के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो। फिर पंचकर्म ट्रीटमेंट होता है, जो कि डिटॉक्स प्रोसेस होता है। हम हमारी गाड़ी को साल में 1 या 2 बार सर्विसिंग करते हैं, पर हमारी बॉडी को हम 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, 60 साल के हो गए, हमने सर्विसिंग करने के बारे में सोचा ही नहीं है। तो आयुर्वेद में पंचकर्म ट्रीटमेंट होती है। तो अगर ये सारे मंत्रस को आप फॉलो करो, ये सब चीज़ों को फॉलो करो, तो आई एम 100% श्योर फ्रॉम द एक्सपीरियंस ऑफ माय प्रैक्टिस एंड फ्रॉम द ब्लेसिंग्स ऑफ माय गुरु, जिनके लिए आज मुझे बहुत ग्रैटिट्यूड है कि आज मेरे गुरुओं ने मुझे इतना अच्छा नॉलेज दिया है। जैसे कि मेरे जो नाना जी थे, वो खुद वैद्य थे और 98 इयर्स की उम्र तक वो बिना लकड़ी के चलते थे। उनको नए दाँत आना शुरू हो गए थे आयुर्वेद की वजह से। और मेरे दूसरे मेरे कॉलेज के प्रिंसिपल थे डॉक्टर माधव साने, जो कि इतने अच्छे वैद्य थे। उनके पास हम नाड़ी परीक्षा सीखते थे। वो एक मरीज़ की नाड़ी जब देखते थे, तो उनको सारी डिटेल उनको बताते थे। उनको बोलते थे, "अरे! तेरे हार्ट के इस आर्टरी के इस ब्रांच में इतना परसेंट ब्लॉक है।" ऐसा डायग्राम ड्रॉ करके देते थे। और जब वो पेशेंट फिर से अपना रिपोर्ट लेके हमारे पास आता था और हम एज़ अ स्टूडेंट उसको कंपेयर करते थे, यू वोंट बिलीव, उनका जो रिपोर्ट होता था एंजियोग्राफी का, वो सेम टू सेम होता था। तो नाड़ी परीक्षा हम जब करते हैं, तो नाड़ी परीक्षा के द्वारा भी हम जानकारी ले सकते हैं। आयुर्वेद में अष्टविध परीक्षा बताई, जैसे आपकी आँख देखकर, आपकी टंग देखकर, आपकी स्किन देखकर, आपकी नाड़ी देखकर, आपकी चलने की स्टाइल देखकर, ये सब कुछ देखकर हम एक रोगी की प्रकृति और विकृति जान सकते हैं। जैसे कि आयुर्जीनोमिक्स में आयुर्वेद और जेनेटिक्स, ये दोनों को कंबाइन करके हम सीखते हैं। उसमें बताया है आयुर्वेद और जेनोमिक्स के अंदर अगर आप प्रकृति के बारे में प्रॉपर नॉलेज रखोगे, यानी वात प्रकृति, पित्त प्रकृति और कफ प्रकृति को, तो आप उसके डीएनए के बारे में, उसके डाइट के बारे में, सबके बारे में बहुत अच्छी जानकारी प्राप्त कर सकते हो। तो आप ये जानना सीखिए कि जब आपके पास क्लिनिक में कोई मरीज आ रहा है, तो आप देखिए वो कैसे चल रहा है, उसकी फिजिक कितनी है, वो कितना मोटा है, उसके बाल ड्राई है या सिल्की है। आप पूरा ऊपर से नीचे उसको ऑब्जर्व करिए, उसके बैठने का तरीका देखिए, उसका बोलने का तरीका देखिए, उसकी स्किन देखिए, ड्राई है या ऑयली है, रेडिश हो गई है, डेलिकेट है, या किस प्रकार है उसकी स्किन है, उसकी जॉइंट्स चलते टाइम कुछ आवाज आ रहा है क्या, वो आराम से बैठ पा रहा है या उठ पा रहा है या स्टिफ है बॉडी उसका। ये सब जब आप देखेंगे, तो आयुर्वेद में वात, पित्त और कफ के बारे में जो भी एक्सप्लेन किया है, वो आपको उस समय में काम में आएगा। और आप आयुर्वेद और जेनोमिक्स को कंबाइन करके आप उसको बहुत प्रॉपर्ली ट्रीटमेंट दे पाएँगे। और ये चीज़ आप जितना एक्सपीरियंस करते रहोगे, जैसे मैंने आपको वात, पित्त और कफ के बारे में बताया, हर एक दोषों का अपना एक गुण होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वात प्रकृति का कोई मरीज़ आया, तो वायु जो होता है वो बहुत चंचल होता है। ड्राई होता है और कोल्ड होता है। तो अगर कोई एक मरीज़ आ रहा है जिसको आप देख रहे हो बहुत ही चंचल है, बहुत ज़्यादा उसकी बॉडी की मूवमेंट्स हो रही है और उसकी स्किन बहुत ड्राई है, उसके बाल ड्राई है। आप जब उसको टच करते हैं या आप उसकी पल्स देखते हैं, तो उसका टेम्परेचर आपको कोल्ड लगता है, तो वो ज़रूर वात विकृति वाला रुग्ण है। और आप उसको जितना हो सके उतना वार्म लिक्विड सूपी फूड देने की एडवाइस दीजिए। वार्म क्लाइमेट में रहने की एडवाइस दे सकते हैं। वार्म कपड़े पहनने के लिए बोल सकते हैं। फिर गरम जो भी हर्बल टीज़ है उनका सेवन करने के लिए बोल सकते हैं। तो उनको आप देखिए बहुत जल्दी रिज़ल्ट मिलेगा। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं जो कि पित्त प्रकृति के होते हैं, यानी फायर। उनके शरीर में गर्मी बहुत होगी। जब वो आएँगे तो उनके बाल बहुत स्कैंटी आपको दिखेंगे। जो भी बाल होंगे वो थोड़े सिल्की बाल होंगे, ग्रे ज़्यादा हुए होंगे उनके बाल, उनकी स्किन थोड़ी रेडिएंट होगी,
थोड़ी पैची होगी, या पिगमेंटेशन होगा, या थोड़े पिंपल वाली स्किन होगी, या डेलिकेट टाइप की स्किन उनकी दिखेगी आपको। उनका स्ट्रक्चर जो है वो ज्यादा मीडियम बिल्ड का होगा, ज्यादा पतले या मोटे नहीं होंगे। और जब वो मरीज आपके पास आके बात करेंगे तो एक अथॉरिटी से या थोड़े गुस्से वाले टोन से उनकी बात होगी। और जब आप उनको टच करेंगे तो उनकी पल्स या उनकी स्किन थोड़ी वार्म यानी कि गर्म आपको लगेगी। वैसे ही उस टाइप के जो मरीज होते हैं उनकी बॉडी में पित्त की अधिकता होती है, तो उनका जितना कूलिंग या अल्कलाइन फूड आप एडवाइस कर सकते हो उतना आपके लिए अच्छा होगा। तीसरे प्रकार के जो लोग होते हैं वो होते हैं कफा, यानी कफ विकृति या प्रकृति के लोग जो होते हैं वो, उनकी बिल्ड अच्छी होगी, उनके मसल्स अच्छे होंगे, उनका स्किन जो है वो थोड़ा सॉफ्ट भी नहीं आप बोल सकते, पर थोड़ा सा डिफरेंट टोन वाला होगा, जो कफ टोन वाला यानी स्निग्ध, थोड़ा सा स्मूथ टाइप का स्किन उनका होगा। और वेल बिल्ट जो भी प्रकृति होगी। और इसको हम बोलते हैं गजवत, यानी जो हाथी की तरह स्लो अपने मूड में मस्ती से जो चलने वाले लोग होंगे, वो कफ टाइप के लोग होंगे। वो आके जब आपके पास बैठेंगे तो भी एकदम शांति से आपके साथ बात करेंगे। उनके जो टॉप पॉइंट्स है वो भी लिख कर लेके आएंगे, या एक एक पॉइंट वाइज आपसे धीरे धीरे डिस्कशन करेंगे। तो ये जो है कफ विकृति के लोग होंगे, या कफा टाइप के लोग होंगे। इनको आप जितना हो सके उतना गर्म चीजें सेवन करने की बात करेंगे। फिर उनको जितना आप, ऐसे लोगों को आप बोल सकते हैं आपको पॉपकॉर्न खाइए या कुरमुरा खाइए, क्योंकि वो ड्राई इन नेचर होता है। कफ जो है वो सॉफ्ट या तो ज्यादा ऑयली इन नेचर होता है, तो उनको जितना ड्राई टाइप के फूड आप बोल सकते हो उतना आप बोलिए। मूंग ज्यादा खाने को बोलिए, खिचड़ी ज्यादा खाने को बोलिए, वॉकिंग करिए, ज्यादा एक्सरसाइज करने को बोलिए। तो इस प्रकार से आयुर्वेद जो होता है वो इंडिविजुअल बात करता है। जैसे एक स्पीकर ने आपको बताया कि एक ही फैमिली में अलग अलग प्रकार के लोग थे। कोई जल्दी उठता था, कोई लेट उठता था, कोई कम खाना खाता था, कोई बराबर खाना नहीं खाता था। तो इस प्रकार से आयुर्वेद में ऐसे लोगों के बारे में जो डिस्क्रिप्शन है वो वात पित्त और कफ प्रकार टाइप के लोगों का डिस्क्रिप्शन है। तो वैसे आप एक ही फैमिली में बहुत सारे प्रकृति के लोग देख सकते हैं, तो उसी प्रकार आप अलग अलग प्रकार का खाना सबके लिए रेकमेंड कर सकते हैं। तो ऐसे ही आयुर्वेद जो है एज ए पर्सन आपको ट्रीट करता है, एज ए होल आपको अलग से एज ए इंडिविजुअल देखता है। और आपकी प्रकृति देखकर आपको डाइट, लाइफस्टाइल, होम रेमेडी, पंचकर्मा, मर्मा, ये डिफरेंट डिफरेंट टूल्स देता है आपको अपने आप को हेल्दी रखने के लिए। आई एम नॉट सेइंग कि हर एक चीज आपको काम में आएगी, बट कुछ ना कुछ आपको जरूर क्लिक हो जाएगा। जैसे कि मेरे पास एक 65 ईयर्स की लेडी आई थी आज से 20 साल पहले मेरे पास। और जब मैंने उनका नाड़ी देखा तो उनकी नाड़ी फुल ऑफ कफ और वात था, उनका बॉडी एकदम फूला हुआ था, उनका वजन 25 किलो बढ़ गया था। उनको किसी ने आयुर्वेद के नाम पर स्टीरॉयड वाली दवाई दे दी थी आर्थराइटिस के लिए। और जब ये स्टीरॉयड वाली वो दवाई खाने लगे तो उनका वजन धीरे 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 बढ़ने लगा। जब वो मेरे पास आए तो पहले तो मैंने वो दवाई बंद कराई, उसके बाद उनका डाइट चेंज करवाया। उनको डायबिटीज आ गया था, कोलेस्ट्रॉल आ गया था, ब्लड प्रेशर आ गया था, क्योंकि उनका वजन बढ़ गया था। तो उनको सबसे पहले वो स्टीरॉयड की दवाई बंद करने के बाद में मैंने उनको 15 दिन मूंग डाइट पे रखा। मूंग का पानी इनिशियली 2-3 दिन पीने के लिए बोला। फिर उसके बाद में थोड़ा लिक्विड ही मूंग का सूप, फिर सॉलिड मूंग का सूप, फिर धीरे धीरे खिचड़ी। उनका पूरा पंचकर्मा मैंने करवाया। और उसके बाद में उनका 25 किलो वजन कम हो गया। उनका वजन जैसे ही कम हुआ, उनका जॉइंट्स पेन, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज सब कुछ उनका चला गया। उनके बाल जो बहुत ही ड्राई रहते थे और एकदम पतले और छोटे थे उनके बाल, वो आज आपको बिलीव नहीं होगा, एट द एज ऑफ 69 उनके बाल जो है वो कमर तक आ रहे हैं। और इतने ठीक हो गए उनके बाल कि पूछो मत। आज उनकी एज इतनी हो गई है फिर भी आज वो इतना खुश है मेरे पे। हर 6 महीने में मुझे मिलने के लिए आते हैं, और हर बार वो अपने बालों का फोटो मुझे लेने के लिए बोलते हैं। और मुझे बोलते हैं आप अपने सारे पेशेंट्स को मेरे बाल बताइए और बोलिए कि आयुर्वेद में कितनी शक्ति है। अगर आप आयुर्वेद यूज करेंगे तो आपको कोई भी प्रकार की बीमारी फ्यूचर में नहीं होगी। आयुर्वेद कहता है निदान परिवर्जन ये ज्यादा जरूरी है, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। अगर आपकी फैमिली में, आपके माता पिता में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, ब्लड प्रेशर ये सब प्रॉब्लम है, तो पहले से आप आयुर्वेद करिए ताकि आपको ये सब बीमारियों का आगे जाके सामना ना कर सके।
तो बहुत सारा टाइम आज मैंने ले लिया है आपका, आपके कॉन्वोकेशन के बीच में मैं नहीं आना चाहती हूँ। थैंक यू सो मच टेन सर फॉर इनवाइटिंग मी। मुझे ऐसा लगता है आपका और हमारा कोई बहुत बड़ा ऋणानुबंध है। बहुत जन्मों से हम एक दूसरे को जानते हैं, इसलिए हम बार बार एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच। थैंक